हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि क्लास 12 से है और सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। इसका पार्ट 1 आप सभी देख चुके हैं और पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं जो कि सेट नंबर 346 जीए से लिया गया है। तो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है। यहाँ पर देखिए गाइज, पार्ट 1 में आप 3 गै तक सभी क्वेश्चन आप कर चुके थे और 3 गै से आज स्टार्ट होना है। क्वेश्चन में दिया है 800 एंगस्ट्रॉन व 700 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य की परावैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती है तो उनमें क्रम से 1.8 ईवी तथा 4.0 ईवी गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। फ्लांग नेतांक आपको ज्ञात करना है, यानी एच का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है तीसरे का यह क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, हम लिखते हैं दिया है क्या दिया है गाइज। सबसे पहले आपको लैम्डा 1 की वैल्यू जो दे रखी है वो 800 एंगस्ट्रॉन दे रखी है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं गाइज। तो 800 गुणा 10 की पावर -10 ये आपकी आ जाती है गाइज मीटर में, इस प्रकार से। और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है गाइज, इसमें दे रखी है आपको 700 एंगस्ट्रॉन। तो इसको भी हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 बराबर 700 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। इस प्रकार से गाइज हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद करते क्या है, आपको E1 की जो वैल्यू दे रखी है, E1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है गाइज, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपको दे रखी है 1.8 ईवी। और ईवी को यदि मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये 1.8 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ये अब आपकी हो जाती है जूल में। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करते हैं, यानी E2 के मान को भी हम इस प्रकार से लिखते हैं 4.0 ईवी। और ईवी को जब आप बदलते हो तो 4 ही लिख दो चाहे, और हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये हो जाता है। उसके बाद H का मान आपको ज्ञात करना है। मेन चीज़ गाइज आपका फॉर्मूला होता है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। यहाँ पर देखिए H बराबर जो होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं, H बराबर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 गुणा E2 माइनस E1 अपॉन C। ये आप यहाँ पर लिख देते हैं। और आप सभी जानते भी हैं गाइस कि C का मान क्या होता है, यानी प्रकाश की चाल कहाँ पर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं या ना भी लिखे तब भी आपको पता है कि 3 गुणा 10 की पावर 8 ये आपकी होती है मीटर प्रति सेकंड। आप सभी जानते हैं गाइस। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको केवल वैल्यू रखनी है। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 800 गुणा 10 की पावर -10 गुणा 700 गुणा 10 की पावर -10। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दे रखा था ना गाइज, इसके आधार पर ही हम यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गुणा लिख सकते हैं, गुणा E2 लिखिए। E2 क्या है आपकी 4 गुणा 1.6 गुणा 10 का -19 है। और फिर माइनस के बाद आपको लिखना क्या है गाइज, किसकी वैल्यू दे रखी, E1 की वैल्यू क्या है आपकी 1.8 गुणा 10 की नहीं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इस प्रकार से। और यहाँ पर C का मान आप लिख सकते हैं ये। और लैम्डा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, वही है 800 लिख सकते हो आप, 800 गुणा 10 के पावर -10 माइनस आपको लिखना है 700 गुणा 10 के पावर -10। अब इसको आपको केवल सॉल्यूशन आपको करना है गाइस, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं उसी प्रकार से आपको करना है, जिससे आपको जल्दी आंसर मिल जाए। आपको करना क्या है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले
नीचे से 10 की पावर 10 आप कॉमन ले सकते हैं और ऊपर की गुणा कर सकते हैं। 8 सत्ते 56 में लिख सकते हैं गाइज, 8 सत्ते 56 और 1 2 3 4 ये हो जाते हैं, और 10 की पावर माइनस के 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। इस प्रकार से ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं गाइज क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, क्योंकि 10 की पावर 10 माइनस के यहाँ पर कॉमन आ जाते हैं, तो 800 माइनस 700। और बात रही इसकी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 चौका 64 और माइनस। अब यहाँ पर देखिए मैं करूँगा क्या, सबसे यदि हम ये कॉमन लेते हैं तो ये तो आपका 4 ही बचेगा ना गाइस, ये तो आपका 4 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 1.8 बच जाता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब करते क्या है, 3 गुणा 10 की पावर 8 आपका है ही, ये तो है ही। अब करते क्या है, ये आपसे कट जाता है एक, और ये जो आपका 56 और 4 जीरो आपके चल रहे हैं, 10 के पावर माइनस के 10 वटे ये आपको बच जाते हैं गाइस 100 ही बचेंगे। और ये आपका बच जाता है कितना, इसको आप घटा लीजिएगा, ये आपका बच जाता है, मैं आपको घटाना बता देता हूँ गाइस, जिस स्टूडेंट को घटाना नहीं आता वो यहाँ पर समझ ले। हम क्या लिखते हैं 4, यहाँ पर 0.0 लिख सकते हैं और 1.8, तो यहाँ पर आप क्या जाते हैं 2, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितने बच जाते हैं 2 2। आपका जाता है 2.2 गुणा 10 की पावर, नहीं 1.6 गुणा 10 की पावर 19। अब करते क्या हैं आप, यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। अब जब दशमलव दशमलव हटा दें तो गाइस यहाँ पर भी जीरो हो जाता है और एक यहाँ पर भी आपका जीरो बढ़ जाता है। अब होता क्या है, ये इनसे ये कट जाते हैं, आपका बच क्या जाता है गाइस, ये आपका बच जाता है 56 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 गुणा, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं 22 और 16 ये आपके बच जाते हैं। अब हम करते क्या हैं गाइस, ये आपको कहता है 22 गुणा 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, क्योंकि ये भी आपके ऊपर हो जाते हैं। और ये आपके जाते हैं 3, आप नीचे लिखिएगा इस प्रकार से, ये आपका रह जाता है। अब करना कुछ नहीं है गाइज, आपको केवल गुणा करके सॉल्यूशन करना है, तो गुणा करके आप इसको ला भी सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा गाइज, क्योंकि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा। आपको करना क्या है, 56 की 22 की गुणा करनी है, फिर जो आए उसकी 16 से गुणा करनी है, उसके बाद 3 से भाग करनी है, और ये तो आप कर ही सकते हो, घातों को मिलाकर इसको जोड़ सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे गाइज, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। या फिर कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही होगी जिससे नहीं हो रहा, तो उनके लिए मैं करवा भी सकता हूँ गाइज, यहाँ पर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, हम क्या करते हैं 56 की गुणा 22 से करते हैं गाइज, 22 से नहीं, यहाँ पर देखिए 56 की गुणा आप करते हो 22 से, अच्छा फिर उसकी गुणा जो करनी पड़ती है हमको, तो यहाँ पर गुणा कर कर जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 19, ये गाइज आपका आता है माइनस के 37/3। अब इसको तो आप भाग दे ही सकते हैं, लगभग जो आपका आ रहा है इस प्रकार से, इतना ले लीजिएगा 10 के पावर माइनस के 37। अब आपको करना क्या है, 1 2 3, 3 से इधर आपको दशमलव लगाना है, तो जब आप यहाँ पर दशमलव लगा लेते हो तो कितनी संख्या आगे आया 3, तो इसमें से आप 3 घटा दीजिएगा, तो 3 जब आप घटा देते हो तो कितना आता है गाइज 34। देखते हैं गाइज यही क्या, यही आपका आंसर है, जी हाँ यही आपका आंसर है गाइज, ये रहा 6.57 गुणा 10 का माइनस के 34, ये आपका गाइज करेक्ट आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका क्वेश्चन था गाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है
यानी खंड द में आपको बोला है चौथे का क कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और व्यतिकरण की शर्तें भी लिखिए। तो आइए गाइज हम आपको दिखाते हैं थ्योरी क्या है। हालांकि जो आपने याद कर रखी है उसको भी लिख सकते हैं याद करके, या फिर जिन्होंने अभी तक कुछ याद नहीं किया है तो वो ये हमारे नोट्स में यहाँ से याद कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गाइज इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए व्यतिकरण क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम या शून्य होती है गाइस। ठीक है, ये आपको हो जाता है, तब इस घटना को आप व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर समझ लीजिएगा, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण, तथा जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है या कम होती है उन बिंदुओं पर व्यतिकरण जो होता है उसको हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इतना आपको लिख आना है। अब बात आई आपकी शर्त की, तो मैं आपको शर्त भी पढ़ा देता हूँ गाइस। ये आपकी शर्तें हैं कुछ। व्यतिकरण की निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं गाइस। नंबर 1 है आपकी प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंग की जो कलाओं का अंतर है वो स्थिर रहना चाहिए। दूसरा है दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए और प्रकाश के दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। तो गाइज एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है इसमें, इसको देखिए। एक परासरण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंगदैर्घ्य प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व की परिकल्पना आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए यानी किसका मान आपको निकालना है गाइस, एल का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो देखते हैं वो हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है, उसके बाद ही हम देखते हैं क्या आपको करना है। अब आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपको बोला क्या है। यहाँ पर देखिए 300 मीटर तरंग दैर्घ्य, यानी आपको जो दिया है यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है क्या दिया है गाइज। सबसे पहले लैम्डा का मान आपको दे रखा है 300 मीटर। कितना दे रखा है 300 मीटर। उसके बाद आपको जो निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए उसने जो बोला है प्रेरकत्व का परिकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको एल यानी ये आपको ज्ञात करना है प्रेरकत्व। ठीक है गाइस, यानी यहाँ पर हम हिंदी में लिख सकते हैं कुंडली का प्रेरकत्व, एल आपको ज्ञात करना है। और यदि आप क्वेश्चन में पढ़ते हो तो यहाँ पर देख भी सकते हैं ये सी का मान दे रखा है आपको। सी का मान जो दे रखा है ये दे रखा है 2.4 माइक्रो फैराड दे रखा है। तो इसको आप सबसे पहले फैराड में चेंज करते हैं और फैराड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं गाइस 10 की पावर -6 फैराड ये होता है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें पूछा क्या है आपको, यानी प्रेरक पूछा है। तो प्रेरक का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर दूंगा। आपको L बराबर 1/2 नहीं 1/π/f ये आपका होता है गुणा C, यानी L बराबर 1/2πf² गुणा C ये आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए f का मान हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले करते क्या है हम f का मान ज्ञात करते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले f का मान ज्ञात करवाता हूँ। तो f बराबर होता है आपका C/λ, और C यहाँ पर संधारित्र वाला नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश की चाल है। जहाँ मैं लिख भी सकता हूँ जहाँ C प्रकाश की चाल, या इस प्रकार से लिख सकता हूँ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस लिए आपको दे रखा है। सी का मान आपका 3 × 10⁸ है और लैम्डा का मान आपको कितना दे रखा है 300। और
यहाँ पर ये 100 बार आपका कट जाता है, तो आपका f बराबर आ जाता है 10⁸ बटे 10⁻²। और जब आप इसको हल करते हो तो ऊपर जाके घात घट जाती हैं, तो 10⁻6 ये आपका हो जाता है। और ये होता क्या है आपका f का मान हट रहा है, ये आपका आ जाता है। उसके बाद हमको तो l का मान निकालना है गाइज। तो l का मान के लिए l का हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है अभी लिखवाया था, 2πf का वर्ग और यहाँ पर c यहाँ पर क्या है, ये संधारित्र है गाइज। ये क्या है, ये संधारित्र की धारिता वाला है। तो l बराबर 2π का मान आप सभी जानते हैं 3.4 होता है, गुणा f का मान आपको 10⁻6 आया ही है, उसका कर दो वर्ग, और गुणा c का मान आपको क्या होता है 2.4 गुणा 10⁻⁻6 ये दे रखा है गाइस। ये आपका ये इतना हो जाता है। अब करेंगे क्या गाइस, इसका सॉल्यूशन आप सभी कर सकते हैं। अब तो सॉल्यूशन आप कर ही दोगे, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देता हूँ जो कि आपका अनसोल्ड में दे रखा है। सॉल्यूशन गाइस आप सभी कर सकते हैं, तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपका 8 आएगा, ले लो गाइस एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट। और जिससे सॉल्यूशन ना हो वो कमेंट में बता भी सकता है, मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके दे भी सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो वीडियो होती है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अब इसे देखते हैं गाइस, ये क्या दे रखा है, आपको दे रखा है विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। तो गाइस ये आपका 3 नंबर में बहुत इजी है आपको एक किरचॉफ का नियम याद करना, क्योंकि मैंने आपको याद करवा रखा है गाइस ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किरचॉफ के नियम। एक मिनट रुकिए गाइस। गाइस किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम आपका होता है जिसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। ये है किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी ये आपका होता है बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0 होता है गाइज। और यहाँ को आपको यहाँ तक लिखना है गाइज, ये इक्वेशन में आपको उतार लेनी है। उसके बाद इसका जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम मैं आपको बता दूँ, ये है आपका दूसरा नियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज ये वाला यहाँ पर। तो ये वाइस का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे या लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपको लिख लेना है और ये चित्र भी आपको बनाना है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परित है घूर्णन कर रही है। सिद्ध करना है गाइज आपको, क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम क्या करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपका एक डायग्राम में आपको बता दूंगा, उसके आधार पर ही आप इसको करते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का हम बनाते हैं यहाँ पर। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनना है। यहाँ पर समझिए जैसा कि ये है और इसमें ये कोई है, इस प्रकार से ये है। और इसका जो क्या आपको साफ दिख रहा है गाइस, रुकिए 1 मिनट। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, ये हमारी कोई क्षण है और ये चुंबकीय क्षेत्र V आपका है, B है। इसमें इस प्रकार से घूम रही है, मतलब ये चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही है। तो जब ये घूमती है तो इसमें कोणीय वेग इधर को हो जाता है। ये जो आपका कितना दे रखा है, जब ये घूर्णन करती है तो कोणीय वेग आपका ओमेगा मान लेते हैं कि ओमेगा है।
और ये एल लंबाई की कोई आपकी क्षण है, एल लंबाई की कोई आपकी ये क्षण है। अब आपको लिखना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको जो लिखना है, पेन किधर है, ये रहा। आपको लिखना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, माना कोई क्षण, माना कोई क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में, गाइज इस प्रकार से तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं पहले लिख लूँ उसके बाद आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए कि माना कोई क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये आपकी कोई क्षण है इस प्रकार से जो एल लंबाई की है, और ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गतिमान है कि जिसकी लंबाई आपकी एल है और कोण या वेग ओमेगा इसका है, और रेखीय वेग की यदि मैं बात करूँ तो वो हमारा v है। हम यहाँ पर अब लिखते हैं चूंकि रेखीय वेग एवं कोणीय वेग से, तो यहाँ पर आप चूंकि ना लगाए तो ही बेटर है, काम चल सकता है जी। तो v बराबर आपका होता है एल ओमेगा, ये आपका ये हो जाता है। अब करते क्या है, अब लिखते हैं विद्युत वाहक बल से, विद्युत वाहक बल क्या होता है गाइस आपका, वो होता है E बराबर वी एल। अब उसके बाद करते क्या है, हम यहाँ पर अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम समझते हैं। और हाँ एक बार और गाइज, यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए जो वेग जो होता है v बराबर आर ओमेगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था। आर यानी इसकी जो त्रिज्या है, और त्रिज्या यहाँ पर क्या है, एल है, यानी त्रिज्या आर की जगह स्थान पर आप एल काम कर रहा है, तो आर के स्थान पर हमने एल रख दिया है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अब हमारा चल रहा है ई बराबर वी एल ओमेगा गुणा, अब यहाँ पर देखिए ये जो एल है ना आपका, जो अभी मैंने फॉर्मूले में पीछे लिखवाया था, यहाँ पर ये जो एल है, ये एल मैं यहाँ पर लिख दूँ, एल बराबर स्मॉल ये है, इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर आप कैपिटल एल लिख दें तो बेटर रहेगा। मैंने स्मॉल लिखा है लेकिन आप कैपिटल एल लिख दें, इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको पता रहेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस प्रकार से कैपिटल एल बराबर एल अपॉन 2 लिख दिया है मैंने, अब इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एल अपॉन 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं या रख देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है इस प्रकार से, और इसको आप गुणा में है तो गाइज आगे पीछे आराम से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से, तो गाइज ये हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है गाइज आपका आर्टिकल सिद्ध, यही आपको सिद्ध करना था। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और इससे पहले वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है गाइज। तो आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाइज आपको, यहाँ पर देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और इसके नियम। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए, जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणें जैसे परावैंगनिक किरणें डाली जाती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश उत्सर्जन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वो इसके नियम कहाँ हैं गाइज, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार आप नियम भी देख सकते हैं, अच्छे से इन्हें अपना स्क्रीनशॉट ले लें और फिर याद करें तो अच्छे से ये आपकी याद हो जाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी आपकी ये वीडियो हो चुकी है। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करिएगा, और ये जो आपका पार्ट 3 आपका जल्दी आएगा गाइज़,
तो यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।